साल 1960 में उत्तर पूर्वी ईरान के शहर मशहद में पैदा हुआ एक लड़का बहुत कम उम्र में ही ऊंची ओहदे पर पहुंच गया। महज 25 साल की उम्र में ईरान के डिप्टी प्रोसिक्यूटर मतलब सरकार के दूसरे नंबर के वकील बन गए। बाद में वो लड़का जज बना और एक धार्मिक स्कॉलर से ईरान की कानून व्यवस्था के शीर्ष तक पहुंचने वाले इब्राहिम रईसी देश के नंबर 2 के धार्मिक नेता भी बन गए, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की। नमस्कार, मेरा नाम विभा शर्मा है और आप देख रहे हैं द न्यूज ग्राफ। ये वही ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी हैं, जिनका 19 मई 2024 की शाम विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन के साथ एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई है। इब्राहिम रईसी 19 मई 2024 को पूर्वी अजरबैजान प्रांत में बांध का उद्घाटन करके लौट रहे थे, तभी उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। मौत की पुष्टि 20 मई 2024 को घटना स्थल पर पहुंचने के बाद की गई। इस हादसे में राष्ट्रपति और विदेश मंत्री समेत 9 लोगों की मौत हुई है। 19 मई 2024 को बांध के उद्घाटन के बाद दिए गए भाषण में भी रईसी ने फिलिस्तीन लोगों के लिए ईरान के समर्थन को बनाए रखने पर जोर दिया था। अपने भाषण में रईसी ने कहा, हम ये मानते हैं कि फिलिस्तीन मुस्लिम दुनिया का सबसे अहम मुद्दा है और हम इस बात को लेकर निश्चिंत हैं कि ईरान और अजरबैजान के लोग हमेशा फिलिस्तीन और गाजा के लोगों का समर्थन करते हैं और इजराइल के यहूदीवादी शासन से नफरत करते हैं। रईसी के पिता एक मौलवी थे। रईसी जब सिर्फ 5 साल के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया था। उन्होंने अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए 15 साल की उम्र से ही कोम शहर में स्थित एक शिया स्थान में पढ़ाई शुरू कर दी थी। अपने छात्र जीवन में उन्होंने पश्चिमी देशों से समर्थित मोहम्मद रेजा शाह के खिलाफ प्रदर्शनों में हिस्सा लेना शुरू किया था। बाद में इस्लामिक क्रांति के जरिए साल 1979 में शाह को सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। साल 1989 से 1994 के बीच रईसी तेहरान के महान अभियोजक रहे और इसके बाद 2004 से अगले एक दशक तक न्यायिक प्राधिकरण के डिप्टी चीफ रहे थे। साल 2014 में वो ईरान के महाअभियोजक बन गए थे। ईरानी न्यायपालिका के प्रमुख रहे रईसी के राजनीतिक विचार अति कट्टरपंथी माने जाते थे। उन्हें ईरान के कट्टरपंथी नेता और देश के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्लाह अली का करीबी माना जाता था। वे जून 2021 में उदारवादी हसन रूहानी की जगह इस्लामिक रिपब्लिक ईरान के राष्ट्रपति चुने गए थे। अब बात करते हैं इब्राहिम रईसी के राजनीतिक सफर के बारे में। इब्राहिम रईसी ने जब जून 2021 में ईरान की सत्ता संभाली थी, तब उनके सामने घरेलू स्तर पर कई चुनौतियां खड़ी थी। एक तरफ देश के सामाजिक हालात मुश्किल में थे, तो दूसरी तरफ अपने परमाणु कार्यक्रम की वजह से अमेरिकी प्रतिबंध झेल रहा ईरान गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। अपने चुनाव प्रचार के दौरान इब्राहिम रईसी ने कहा था कि वो देश में व्याप्त भ्रष्टाचार और आर्थिक संकट से निपटने के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार हैं। रईसी इस दिशा में कुछ खास कर पाते, इससे पहले ही हिजाब को लेकर हुए प्रदर्शनों ने उनके सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी। इजराइल पर हमास के हमले और उसके बाद इजराइल की सख्त सैन्य प्रतिक्रिया ने ईरान के लिए और मुश्किलें हालात पैदा कर दी है। इजराइल पर हमास के हमले और उसके बाद इजराइल की सख्त सैन्य प्रतिक्रिया ने ईरान के लिए और मुश्किल हालात पैदा कर दिए। इस दौरान ईरान ने इजराइल के प्रति सख्त रवैया अपनाकर ये स्पष्ट करने की कोशिश भी की कि ये शिया बहुल देश अब इस्लामिक दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। इब्राहिम रईसी के राजनीतिक सफर में एक गंभीर आरोप भी लगता है। कहा जाता है कि रईसी के द्वारा हजारों राजनीतिक कैदियों पर दोबारा मुकदमा चलाया, जो अपनी राजनीतिक गतिविधियों के कारण पहले ही जेल की सजा काट रहे थे। ऐसे राजनीतिक कैदियों में से ज्यादा लोग ईरान के वामपंथी और विपक्षी समूह मुजाहिदीन
खालका या पीपल्स मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के सदस्य थे। इस ट्राइब्यूनल्स ने कुल कितने राजनीतिक कैदियों को मौत की सजा दी, इस संख्या के बारे में ठीक ठाक मालूम नहीं है, लेकिन मानवाधिकार समूहों का कहना है कि इसमें लगभग 5000 पुरुष और महिलाएं शामिल थीं। फांसी के बाद इन सभी को अज्ञात सामूहिक कब्रों में दफना दिया गया था। मानवाधिकार कार्यकर्ता इस घटना को मानवता के विरुद्ध अपराध बताते हैं। इब्राहिम रईसी ने इस मामले में अपनी भूमिका से लगातार इनकार किया है, लेकिन साथ ही उन्होंने एक बार यह भी कहा था कि ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खुमैनी के फतवे के मुताबिक यह सजा उचित थी। इब्राहिम रईसी की अचानक मौत पर सोशल मीडिया पर इजराइल की भूमिका को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।